हेलो, वेलकम टू कंप्लीट जीएस। ये आज एंशियंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास है ये। इसके पहली क्लासों में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें पहले। आज हम वैदिक काल पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। तो वैदिक काल से संबंधित हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। वैदिक काल की जो डेट मानी गई है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विकसित थी इतनी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन या नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन या आर्यों के आक्रमण आदि प्रकार के कुछ ऐसे कहते हैं लोग के कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता के पतन का हुआ। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद फिर से पुनः इस सभ्यता स्टार्ट हुई जो फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुई। तो उसके बाद आर्यों के भारत के आगमन के विषय में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। आर्य बेसिकली वैदिक काल के लोगों को कहा जाता है। और मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। नेक्स्ट, ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता है कि उसके अनुसार आर्य जो हैं वो ईरान के रास्ते भारत आए थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन एवं उत्कृष्ट। एंड आर्य विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का निर्माण करते थे जिसे पुर कहा जाता था। वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, दो भागों में विभाजित है। पहला है ऋग वैदिक काल जिसको माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। एंड सेकंड है उत्तर वैदिक काल जिसको माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये वीडियो दो पार्ट में होगी। इस पार्ट में हम ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल जिसकी डेट मानी गई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। एंड ऋग वैदिक काल में भौगोलिक प्रकार की प्रसार की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद में ही पंजाब की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है जिसलिए इसके निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया है। ये 7 नदियां हैं सिंधु, चिनाब, सतलज, व्यास, झेलम, घग्गर एंड रावी। इन नदियों के प्राचीन नाम है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर से पढ़ लें। एंड इसके बाद है ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। और कुछ अफ़गानिस्तान की नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो आप उसी को उस इनको भी याद कर लें जहाँ तक हो सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। एंड आर्यों का जो आरंभिक जीवन था वो मुख्यतः पशुचारण था और इनका गौड़ व्यवसाय था कृषि। नेक्स्ट चलते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति थी वह सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। और जो इसमें सैनिक तत्व प्रबल था। और आरंभ में आर्यों के कुटुंब यानी घर, कुल या परिवार गृह थे वो रक्त संबंधों पर आधारित थे। एंड कुल या परिवार का जो प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था जिसका प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था जिसका प्रधान विश्वपति होता था। कुटुंब जब सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी इसमें। विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था जिसका प्रधान राजा, राजन या गोप होता था और जो शासन का प्रधान था वो राजन्य ही हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, संपूर्ण प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी परंतु बाद में यह पद आनुवंशिक हो गया। और ये सब हुआ था उत्तर वैदिक काल में बाद में कि ये सब पद जो थे आनुवंशिक हो गए। ऋग वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लेता था। अन्य पदाधिकारियों में पूर्व दुर्गपति होते थे, दूत थे। जो पूर्व तो बता दिया आपको, दुर्गपति होंगे पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था मैंने आपको। और जो दूत होते थे वह राजनीतिक कार्य करते थे जो समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर अन्य राज्यों में जाते थे। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ जिसमें से मुख्य 3 संस्थाएं थीं। समिति जिनका मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना था जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं। सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था। एंड विद्वत का नया मुख्य कार्य धार्मिक तथा सैनिक महत्व के कार्य करना था। अब चलिए पढ़ते हैं यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में।
तो बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन की। जो ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, एंड परिवार जो होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे, और कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव एवं नियंत्रण रहता था। एंड पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी स्त्रियों को यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता था। माता का हाउसवाइफ के रूप में पर्याप्त आदर होता था तथा स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। इन्हें शिक्षा पाने तथा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। एंड विश्वतारा, विश्वपाला, अपाला, गार्गी, घोषा ऐसी ही विदुषी महिलाएं थीं। एंड ऋग्वेद में अमाजू का उल्लेख मिलता है। अमाजू ऐसी कन्याओं को कहा जाता है जो दीर्घकाल तक या आजीवन अविवाहित रहती थीं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लोगों में नियोग का भी प्रचलन था। नियोग यानी कि मृत व्यक्ति की विधवा से उसके छोटे भाई या निकट संबंधी का विवाह, इसका भी खूब प्रचलन था। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी और अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी यहाँ पे। एंड जो सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण भी नहीं मिलता है यहाँ पर। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। नेक्स्ट, वर्गीकरण जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। ऐसा ही सेम सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। तो जो आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, और ये जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किए गए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो कि हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। और शूद्र की श्रेणी में अनार्यों को रखा गया है। अनार्य वो लोग थे जो कि आर्य नहीं थे। और नेक्स्ट पॉइंट, दास अथवा दस्युओं को अमानुष कहा गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज में दास अथवा दस्युओं को उल्लेख मिलता है, जो मतलब कि उनको आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है, इसलिए इन्हें अमानुष कहा गया है। और जो सोम है वो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में बताया था ये भी आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। और इसके सामाजिक जीवन की बात करें तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन किए जाते थे। नमक एवं मछली का प्रयोग नहीं होता था। एंड स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था, इत्यादि और पॉइंट है जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में। चलिए, तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहला पॉइंट है, जो ऋग्वैदिक आर्यों की जो संस्कृति थी वह मूलतः ग्रामीण थी। और यहाँ की जो संरचना के अनुरूप यहाँ पे पशुचारण था इनका मुख्य पेशा था, तथा कृषि जो था वो गौड़ पेशा था। एंड नेक्स्ट पॉइंट, गाय का बहुत अधिक महत्व था और गायों को अगन्या कहा जाता था। एंड गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था, जिसकी वजह से इनकी जो अधिकांश लड़ाइयाँ थीं वो गायों को लेकर ही होती थीं। एंड अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे कि गवयुति यानी दूरी का माप, गोधली संध्या का समय, गोमत धनी व्यक्ति आदि। ये मेन 3 इंपॉर्टेंट शब्द थे जो कि आते हैं एग्जाम में। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली था। और इसके कार्यों की बात करें, इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग सोने के लिए होता है, सोना धातु जो होती है सोने के लिए होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट था। एंड प्रजा जो है उस स्वेच्छा से राजा को उसका अंश देती, जिसे बलि यानी कि चढ़ावा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसके धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक जीवन की बात करते हुए तो इसका पहला पॉइंट है, इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण, उनकी पूजा करी। मतलब जो नेचर है, जैसे कि पानी, हवा, इनको इन्होंने एक मानव का रूप देकर उसकी पूजा करी। यहाँ पर देवताओं की संख्या 33 थी, ऐसा माना जाता है। और जो 3 भागों में विभाजित थी, पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान या मध्यम स्थान तथा गौ स्थान। पृथ्वी स्थान में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति तथा नदियाँ, ये सब माना गया है। एंड
नेक्स्ट अंतरिक्ष स्थान में जैसे कि इंद्र, रुद्र, वायु, वात, ये सब था। और जो गौ स्थान था उसमें माना गया है मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु, ये सब माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, देवताओं में जो सर्वोच्च स्थान था वो इंद्र को दिया गया है, तथा दूसरा महत्वपूर्ण देवता जो माना गया है वो है अग्नि को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो वरुण थे वो जल का रूप थे तथा विश्व की सभी गतिविधियों के संचालक माने जाते थे। नेक्स्ट, सोम जो कि इनका प्रिय पेय पदार्थ था वो इनके पौधों के देवता थे। एंड सोम शब्द का प्रयोग पौधे या इससे निकाले गए पेय तथा दोनों के दैवीकरण के लिए किया गया है। पूजा अर्चना का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति न होकर भौतिक सुख की प्राप्ति था। एंड देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य मुख्यतः दो कार्य करते थे, मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञ करना। तो इस काल में यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। एंड इसके ऋग्वैदिक देवी देवता के एक सारे भगवानों की देखते हैं दृष्टि। सबसे पहले हैं इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। इन्हें आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता माना जाता था। विष्णु को संसार का संरक्षक माना जाता था। मरुत को आंधी के देवता, उषा को सूर्योदय पूर्व की अवस्था की घोतक माना जाता था, और अदिति को आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी माना जाता था। एंड जो सोम था वो वनस्पतियों, औषधियों के अधिपति माना जाता था इन्हें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। ये पार्ट 1 था। मैं इस वीडियो को और बड़ा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट में रखा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पार्ट में इतना ही था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट जीएस। स्टे ट्यून। थैंक यू।